जय हिंद दोस्तों तालिबान दुनिया का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो लगातार इस तरीके से चल रहा है कि इस समय पर ऐसा लग रहा है कि दिन पर दिन वो बढ़ता जा रहा है और उसके ऊपर उसके नए नए एंगल्स निकलकर अब सामने आ रहे हैं। अब जैसे जैसे वो नए नए एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं उसी के ऊपर हम डिस्कशन यहाँ करने जा रहे हैं। एक एंगल जो निकल कर आया है वो है इस्लामिक वर्ल्ड के डिवीज़न का, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, कर रहे हैं और आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, आपने हमारा एनसीईआरटी बैच ज्वाइन किया या कहीं और ज्वाइन किया, और अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और उस मेंस की आंसर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है, अगर आपकी मेंस की आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है तो दोस्तों आपके पास आपकी और कई बार आप मेंस लिख भी चुके हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों और ख़ासकर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी आपकी ये हो सकती है कि आपकी आंसर राइटिंग प्रॉपर नहीं होगी। और कई बार ऐसा होगा कि आप किसी आंसर राइटिंग को प्रॉपर कर नहीं पा रहे होंगे या उसके टॉपिक्स को ढंग से एनालाइज या डिस्कस नहीं कर पा रहे होंगे। उसके लिए दोस्तों एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब की टेस्ट सीरीज़ आप सॉल्व नहीं कर पाते। हमने ये सीरीज़ इसीलिए डेवलप की है कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब की टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करवा दी जाए। भाई आप जिस इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट उसी इंस्टीट्यूट में दीजिए, मेरी तरफ से 4 इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा, उन टॉपिक्स को कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करवाऊंगा, साथ में नोट मेकिंग होगी, फ्लो चार्ट्स बनेंगे और मॉडल आंसर्स लिखवाए जाएंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ देने वालों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो उस मॉडल आंसर को नहीं लिख पाते, क्योंकि उनमें मॉडल आंसर प्रॉपर ना लिखकर उनका एक हिंट लिखे हुए होते हैं। हम उन प्रॉपर आंसर्स को लिखवाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इसके रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि 11 अक्टूबर से हम इस बैच को लॉन्च करने वाले हैं। इन 2 नंबर्स पर कॉल करके इन 2 नंबर्स पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके छोटे भाई बहन या कोई भी जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, आईएएस के सपने देख रहा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो अभी स्कूल में है यानी 9th 10th 11th 12th क्लास में है, तो दोस्तों इस 9th 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमारा यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसका फर्स्ट बैच 13 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। इस 13 सितंबर से हम मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें आपके बच्चे का सिर्फ 1 घंटा चाहिए और इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। 500 रुपीज़ पर मंथ फ़ीस है, जो अपने आप में बहुत कम, बहुत नॉमिनल फ़ीस है। 1 घंटे की बात है, 1 घंटे की क्लास अटेंड करवाइए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो आपके बच्चे के स्कूल में आ रहा है उन्हीं टॉपिक्स को यूपीएससी की अप्रोच के साथ पढ़ाएंगे। स्कूल में भी बेनिफिट मिलेगा और बच्चे का मेंटल लेवल भी उस लेवल पर डेवलप हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है शिया सुन्नी विवाद। असलियत में आप देखें असलियत में शिया सुन्नी को देखें तो सबसे ऊपर अल्लाह है। दोनों के दोनों ग्रुप्स, इस्लाम के दोनों सबसे बड़े ग्रुप्स इस चीज़ को मानते हैं। अल्लाह के बाद कुरान में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट तौर पर लिखी गई है, दोनों ग्रुप्स इस चीज़ को मानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद को हर कोई मानता है, दोनों ग्रुप्स मानते हैं। सवाल यही है कि प्रॉफिट मोहम्मद के दो रिलेटिव्स, एक जो उनके रिलेटिव थे अबू बकर, जो उनके समधी थे, उनके फॉलोवर्स को मानते हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, और दूसरे जो अली हैं, जो उनके
क्या नाम है, नवासे हैं, उनके फॉलोवर्स को मानते हैं, जो उनके दामाद हैं। अब सवाल यही है कि इनमें से किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते। इनमें आपस में लड़ाई हुई और तभी खूब आपस में एक दूसरे के साथ ये लोग लड़े, मारकाट मची। मैं उस चीज़ पर नहीं जा रहा। कुरान, अल्लाह, कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद, ये तीन दोनों ग्रुप्स में कॉमन है शिया सुन्नी में। अली को मानने वाले शिया कहलाए, इनको मानने वाले सुन्नी कहलाए। मैं एक बहुत मोटे तौर पर आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ और यही रीज़न है कि इनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और उसके बाद कल्चरल वे ऑफ लाइफ और सब चीज़ के बीच में धीरे धीरे डिफरेंसेस आते चले गए। दुनिया को देखने का, रहने का, सब चीज़ों का तरीका इनका बदलता चला गया, एक दूसरे से डिफरेंट होते चले गए। अब मुसीबत क्या है, या यूं कहें कि पूरी दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। बहुत बड़ा चेंज एक बहुत काफ़ी अच्छे खासी एरिया रखने वाले एक देश में आया है और वो है अफ़गानिस्तान। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर मॉडर्न आइडियाज़ पर बेस्ड एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहले से मौजूद थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद थी जो कि कहीं ना कहीं लिबरल आइडियाज़ की तरफ बढ़ रही थी। यस, लेकिन इस गवर्नमेंट को हरा दिया गया तालिबान के द्वारा, जो मिडीवियल सोच वाली एक सरकार है, जो कि प्यूरिटी ऑफ इस्लाम की बात करती है। और मज़े की बात ये कि प्यूरिटी ऑफ इस्लाम यानी कि इस्लाम का शुद्धिकरण या शुद्ध इस्लाम के रूप में बात करती है ये सरकार। और उसकी एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन ये है, प्यूरिटी ऑफ इस्लाम की एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ पर ये है दोस्तों, तालिबान के मामले में, कि भाई ये इस लेवल तक हैं कि अगर आपने मेरे वे को प्रूव नहीं या एक्सेप्ट नहीं किया, आइदर एक्सेप्ट माय वे और गेट रेडी टू डाई, या तो मेरे तरीके से जियो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस वे को, जिस तरीके को मैं कह रहा हूँ वही प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम है, वरना मैं मारूंगा। तालिबान की खुली आइडियोलॉजी ये है, खुली आइडियोलॉजी ये है। तालिबान से लड़ाई के पीछे का जो सबसे बेसिक थॉट है ना दोस्तों, वो असलियत में है मतलब फाइट फॉर देयर राइट्स, फाइट फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों की ये लड़ाई है इनकी, और कुछ नहीं है। दिस इज द फाइट फॉर द राइट्स, के अधिकारों की लड़ाई है, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। इसे आप लोगों को समझना होगा। यस, इसे आप लोगों को समझना होगा कि ये जो लड़ाई है ये अधिकारों की लड़ाई है। और तालिबान ये कह रहा है कि तुम्हारे अधिकारों की ऐसी तैसी, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, वरना गोली मार दूंगा। अब यहाँ पर ये जो तालिबान है ये है सुन्नी इस्लाम को मानने वाला, ये सुन्नी इस्लाम को मानने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये रेडिकल सुन्नी इस्लाम को मानने वाला है। शुरू में जब तालिबान आया तो शुरू में इस रेडिकल इस्लाम की फॉर्म में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो दावा कर रहे थे कि हमारे यहाँ सब सुखी होंगे, खुश होंगे, ईमानदारी से रहेंगे, हम सबको राइट्स देंगे, अधिकार देंगे, चाहे कोई भी हुआ उन सबको हम अधिकार देंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरिम गवर्नमेंट बनती गई वैसे वैसे एक बात क्लियर होती चली गई कि सबसे बड़ी बात तालिबान के अंदर डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी सिचुएशन यहाँ पर यह है कि ये लोग वही रेडिकल फॉर्म मानने वाले हैं जो पहले थे। वो लिबरल आइडियाज़ को किसी भी तरीके से सपोर्ट करने के मूड में नहीं है और किसी भी दूसरी आइडियोलॉजी को किसी तरीके से रिकॉग्नाइज करने के मूड में नहीं है। अब जब ये सिचुएशन आई कि दूसरी किसी भी आइडिया को रिकॉग्नाइज करने के मूड में नहीं है, तो यहीं से डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो गए। यहीं से डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हुए क्योंकि तालिबान की तरफ से अब खबरें आ रही हैं कि औरतों को बीच सड़क पे पीटा जा रहा है, चीखती हुई चिल्लाती हुई वीडियोस अभी आपको दिखाई दे जाएगी स्क्रीन पर। इसी तरीके से एक ओपिनियन ये भी आया, एक खबर ये भी आई है कि तालिबान ने यहाँ
हज़ारा मुस्लिम्स को ये कहा है कि आप जो मकान हैं इनको गिराए जाएंगे। तो शॉर्ट में है तालिबान के जो हैं सुन्नीज़ के शियाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ ये ईरान है। ईरान एक शिया डोमिनेटेड देश है। ईरान एक शिया डोमिनेटेड देश है और वो शिया लीडरशिप को मतलब शिया देशों का मतलब अपने आप को लीड करता है दुनिया के अंदर। अपने आप को ये कहता है कि मैं शिया देशों का लीडर हूँ, रक्षक हूँ। ऐसे में इराक भी अपने आप में शिया है, इसी तरीके शिया डोमिनेटेड इलाका है। इसी तरीके से सीरिया के अंदर भी जो बशर अल असद गवर्नमेंट है वो शिया है। लेबनान के अंदर भी 27% जो मुस्लिम्स हैं वो शिया हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो अच्छा अज़रबैजान जो है वो भी शिया है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं दोस्तों कि डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। ईरान क्योंकि अच्छा असली बात ये है कि ईरान की पाकिस्तान से पहले ही 36 का आंकड़ा है। पाकिस्तान जो है वो सुन्नी इस्लाम को मानने वाला है और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर 20% शिया हैं और ये जो सुन्नी हैं ये शियाओं को वाजिब उल कत्ल मानते हैं कि भैया इसे हम मार सकते हैं, यानी हम इनका कत्ल कर सकते हैं, इन्हें मार सकते हैं। शॉर्ट में ईरान और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा है। ये लोग लड़ते रहते हैं, यानी इनकी आपस में खटपट है, दुश्मनी है। अब यहाँ अगर देख लिया जाए तो दोनों के बीच में आपस में दुश्मनी है, खटपट है, ये आपको साफ नज़र आ गया। अब प्रॉब्लम ये है दूसरा, यहाँ सुन्नी कंट्री के अंदर एक है कतर। तो कतर के अंदर दोहा के अंदर ही सारी बातचीत हुई और कतर जो है इस टाइम पर अफ़गानिस्तान के अंदर एक लीड रोल प्ले कर रहा है। वहाँ आज के दिन तालिबान का हेड ऑफिस कतर के अंदर है। तालिबानी लीडरशिप काफ़ी लंबे टाइम तक कतर के अंदर थी और जब सारी डायलॉग ख़त्म हो गए तो कतर ने अपना C-17 जो एयरक्राफ्ट था उसके अंदर सारे तालिबानियों को भेजा अफ़गानिस्तान के, आप जाइए। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि कतर जो एक सुन्नी कंट्री है वो अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया के सारे देश शिया और सुन्नी के अंदर बट गए हैं? तो दोस्तों एक बात ईमानदारी से समझ लीजिए, इस दुनिया में धर्म जात कुछ नहीं होता। अगर आप हाईएस्ट लेवल पर देखोगे तो 2 लेवल पर पूरी दुनिया बटी होती है। हाईएस्ट लेवल पर होते हैं सिर्फ और सिर्फ कंट्री के इंटरेस्ट और लोअर लेवल पर होते हैं सिर्फ और सिर्फ इमोशंस। इमोशंस की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो इमोशन इतने ताकतवर ना हो जाएं कि सरकार को उखाड़ के फेंक दें। इसलिए शॉर्ट में समझ लीजिए सारा मामला सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का है, सारा मामला सिर्फ और सिर्फ हितों का है। दुनिया शिया सुन्नी के नाम पर बंटने से कहीं ज़्यादा इस टाइम पर अपने अपने इंटरेस्ट्स को देखकर डिसीजन लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आप अफ़गानिस्तान में देखें तो यहाँ तालिबान है। तालिबान रेडिकल आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है। अगर ये शिया सुन्नी के नाम पर लड़ने वाले इतने ही होते तो पंजशीर के अंदर जो रेजिस्टेंस है ताजिकों का वो सारे सुन्नी हैं। इसी तरीके से ISKP जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस वो भी सारे के सारे सुन्नी हैं। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान ये सारे के सारे सुन्नी देश हैं, सारे सुन्नी कंट्रीज़ हैं। लेकिन इनमें से कोई भी तालिबान को पसंद नहीं करता। बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये सारे सुन्नी कंट्रीज़ हैं। लेकिन इनकी खास बात ये है कि इनमें से एक भी तालिबानी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता। कोई भी गवर्नमेंट अपने यहाँ तालिबानी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करती। भैया इस तालिबानी आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा प्रचारक अगर आप देखोगे तो जाकिर नाइक था। जाकिर नाइक था। जब तक जाकिर नाइक को सबसे पहले लात मार के सबसे पहले जाकिर नाइक के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट थी। और उससे ज़्यादा बड़ी बात, जब तक महातिर मोहम्मद की सरकार मलेशिया के अंदर थी तब तक तो जाकिर नाइक को मलेशिया के अंदर शरण मिली रही। अब सरकार एक कैंपेन चला रही है जाकिर हुसैन को भगाने का।
इसी तरीके से इंडोनेशिया ने शरण नहीं दी, जितने भी सुन्नी कंट्रीज़ हैं इन्होंने जाकिर नाइक को शरण नहीं दी। तो सवाल ये है, अगर इतने ही ज़्यादा शिया सुन्नी हो रहे होते तो ये सबसे बड़ा सुन्नी फॉलोवर रहा तो इसको तो मतलब सर पे चढ़ाकर लेके आ जाते। वो सब जानते हैं रेडिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है और रेडिकल आइडियोलॉजी किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती, इसीलिए ये पूरी कोशिश करके उस रेडिकल आइडियोलॉजी को अपने देश से बाहर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही एक कारण है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे, भले ही ईरान, अच्छा रही बात ईरान की अफगानिस्तान से लड़ाई की, तो असलियत में ये सारी लड़ाई डोमिनेंस की है, डोमिनेंस की है, पानी यानी वाटर को शेयर करने की है और पाकिस्तान का इस अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस कम करने की है और अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर मेंटेन करने की है। क्योंकि देखो ना, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना इंटरेस्ट दबाव बना लेता है तो डबल लेवल की जो बॉर्डर है उसके ऊपर प्रेशर झेलना पड़ेगा। पड़ोसी कैसा भी क्यों ना हो, ज़्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए और खासकर पाकिस्तान जैसा देश तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, ईरान क्या दुनिया के किसी भी देश के लिए टेंशन क्रिएट करने वाली बात थी। अब यहाँ सऊदी अरेबिया से लेकर, ओमान से लेकर, यूएई से लेकर जॉर्डन, खासकर ये तीन देश यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया, ये तीनों के तीनों देश शिया हैं और ये तीनों के तीनों देश ईरान से खटपट रखते हैं। लेकिन आप समझिए, इन तीनों को एक चीज़ समझ में आ रही है कि भैया अगली आने वाली टाइम के अंदर तालिबानी जो आइडियोलॉजी है इसके साथ आप ज़्यादा दिन नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी ऑयल एक्सपोर्ट इकोनॉमी थी, पेट्रो डॉलर इकोनॉमी थी और दुनिया धीरे धीरे ऑयल के डोमिनेंस को ख़त्म कर रही है और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा रही है और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा रही है। और अगर आपने अपनी आइडियोलॉजी और अपने सिस्टम को लिबरल नहीं किया, अगर आपने अपने सिस्टम को लिबरल नहीं किया तो जितनी ऐशो आराम के साथ आप लोग इस टाइम पर रह रहे हैं, ये सारी इकोनॉमी डूबती हुई नज़र आएगी, बर्बाद होती हुई नज़र आएगी। और अगर बर्बाद हो गए, तेल ख़त्म हो गया अगले 10-20 साल में और लिबरल नहीं हुए तो दुनिया वाले यहाँ पे आके थूकेंगे भी नहीं। तालिबान के पास कौन जाके बिज़नेस करेगा यार, उस सोच के साथ कौन बिज़नेस करेगा। यानी सऊदी अरेबिया से लेकर जितने अरब कंट्रीज़ हैं वो तो अपने आप को ज़्यादा लिबरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तालिबान एक कट्टर आइडियोलॉजी है, उससे दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं। कतर क्योंकि सऊदी अरेबिया के डोमिनेंस को खुलकर चैलेंज करता है, इसलिए कतर इस टाइम पर सेंट्रल एशिया में वो रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है जो किसी टाइम पर सऊदी अरेबिया करता था। यही एक कारण है, क्योंकि कतर अफगानिस्तान के अंदर डोमिनेंस बना रहा है तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने कोई अच्छा सा सिग्नल नहीं दिया है तालिबान को। वो अभी भी यहाँ पर इनसे एक डील करने के मामले में कि ठीक है यार, तो हमारे देश से दूर रहे, अपनी आइडियोलॉजी को हमसे दूर रख। यही एक कारण है कि यहाँ जो ये एक ओपिनियन डेवलप किया जा रहा है कि तालिबान के चलते दुनिया जो है वो शिया सुन्नी में बट गई है। देखो यार, एक कॉमन मासेस का इंटरेस्ट जो होता है वो एक अलग चीज़ है, आम आदमी का जो इंटरेस्ट है वो एक अलग चीज़ है कि ठीक है यार, आम आदमी जो है वो इंटरेस्ट मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, आम आदमी के इंटरेस्ट को तो आप देख सकते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरे इंटरेस्ट को देखा जाए या दूसरे सिस्टम को देखा जाए तो वो साफ तौर पर यही है, वो जो दूसरा इंटरेस्ट है वो साफ तौर पर यही है दोस्तों कि असलियत में किसी भी देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं जो जाति और धर्म से ऊपर होते हैं। हर देश उन इंटरेस्ट्स की कैलकुलेशन करके अपना पोजीशन लेता है, आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर इंटरेस्ट, धर्म के नाम पर डिसीजन नहीं लेता। इसलिए कोई शिया सुन्नी में बटे हुए नज़र नहीं आ रहे, हर कोई अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम कर रहा है। हाँ, उस इंटरेस्ट को किसी न किसी पेंट में रंगने की कोशिश की जा रही है, किसी ना किसी पेंट में रंगने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को एक डाइजेस्ट हो जाए कि हाँ, सरकार ने जो डिसीज़न लिया है वो धर्म के नाम पर लिया है, आपके इमोशंस के नाम पर लिया है। यानी लोगों के इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए कोई कहानी गढ़ दे सो गढ़ दे, वरना सारे काम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के होते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ के नहीं होते। बाकी तो समय बताएगा। अभी के लिए इतना ही, और इसके अंदर जो भी आपके ओपिनियन हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।